बहुत सारे पेरेंट्स को ये क्वेरी होती है कि बच्चा ठीक से फीड ले पा रहा है कि नहीं ले पा रहा, जो जितना फीड हम दे रहे हैं वो उसके लिए एडिक्वेट है कि नहीं है। वेलकम टू माइंड मेल्डर्स। मैं हूं नेहा बाबा। जब एक बच्चा रोता है तो सबको याद आता है कि माँ के पास जाना चाहिए, वो माँ को याद कर रहा होगा। और अब एक जब माँ घबरा जाती है तो वो कहाँ जाए? वो जाती है एक ऐसे इंसान के पास जो किसी एंजल से कम नहीं होते हैं। वो होते हैं पीडियाट्रिशियन, जो बच्चों को माँ जैसे ही समझते हैं, उनका रोना समझते हैं, उनका हंसना समझते हैं। पेरेंटिंग जो है वो परफेक्ट नहीं होती है, बट लर्नड होनी चाहिए। तो आज के हमारे गेस्ट ऐसे ही हैं। सो प्लीज वेलकम our guest of today, Mr. Hemant Mukhija. So, welcome, sir, on our show. Thank you. So, please introduce yourself. I am Dr. Hemant Mukhija. I am a practicing pediatrician in Faridabad, presently working in Metro Hospital as a senior consultant. I am practicing pediatrics for last 20 years, and that's all. ओके, तो सबसे पहले आप ये बताइए कि जब न्यूबॉर्न होता है, राइट, तो पेरेंट्स के बहुत सारे डाउट्स होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। सो वो इनिशियल डेज में पेरेंट्स को क्या-क्या ध्यान रखना चाहिए? वेरी बिग क्वेश्चन। आई थिंक बहुत सारी चीजें हैं जिनका ध्यान रखना पड़ता है, बट फ्यू इनिशियल डेज में आई मस्ट से बच्चे के टेम्परेचर का स्पेसिफिकली ध्यान रखना चाहिए, बच्चे की फीडिंग का ध्यान रखना चाहिए। अर्ली डेज में बच्चों को, न्यूबॉर्न्स को जॉन्डिस हो जाती है, तो जॉन्डिस के लिए टाइमली डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए, और डॉक्टर जैसे जैसे एडवाइस देता है नेक्स्ट रिव्यू के लिए, उस तरीके से उनको फॉलो करना। तो कहते हैं जॉन्डिस भी अच्छा होता है, बच्चों को होना चाहिए, वो कुछ साइंटिफिक रीजन होता है उसका? जी, जॉन्डिस मीन्स बिलिरुबिन लेवल्स जो हाई होते हैं, that also acts as an antioxidant for body, but up to certain level it is good. Beyond that level it becomes dangerous for the brain. तो अगर उस लेवल से ऊपर जा रहा है तो हमें उसको ट्रीट करना पड़ता है। तो वो लेवल्स हमारे एज स्पेसिफिक और गेस्टेशनल एज के हिसाब से होते हैं। चार्ट्स आर देयर, अकॉर्डिंग टू देम वी ट्रीट द बेबीज व्हेनेवर इट इज रिक्वायर्ड। ओके, सो आजकल इतनी सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, डॉक्टर गूगल तो हमेशा होते ही हैं। तो पेरेंट्स जब आपके पास आते हैं तो पहले इंफॉर्मेशन गैदर करके ही आते हैं। तो न्यू पेरेंट्स जो है वो उस इंफॉर्मेशन में किस इंफॉर्मेशन को लेके ज्यादा एंग्शियस रहते हैं? सी गूगल और जो जितना भी सोशल मीडिया पे अवेलेबल है इंफॉर्मेशंस, वो पार्टली राइट होती है, पार्टली रॉन्ग होती है। तो उनकी मेन प्रॉब्लम यही होती है कि उनको किसी साइट पे कुछ मिलता है और दूसरी साइट पे उसके एंटी मिलता है। एंड जो चैट जीपीटी है वो इतना कॉन्फिडेंस से झूठ बोलता है कि यू कैन नॉट से कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। अगेन यू कैन नॉट बिलीव देम। सो देयर कम्स द रोल ऑफ अ डॉक्टर। यू नीड टू विजिट डॉक्टर, ही विल टेल यू कि क्या सही है क्या गलत है, और बिल्कुल साइंटिफिक एविडेंस के साथ जो डॉक्टर्स प्रैक्टिस करते हैं, तो उस हिसाब से ही चलना चाहिए। नहीं, मैं आपको बताती हूँ, आजकल तो ये भी होता है कि रिपोर्ट से आप चैट जीपीटी में या बहुत सारी एप्लीकेशन है दैट्स उसमें व्हाट आई वाज टेलिंग, अपलोड चैट कर दो। जीपीटी झूठ बोलता है बिल्कुल कॉन्फिडेंस से, तो यू नेवर नो व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। ओके, सो आपको हंसी भी आती होगी ऐसी इंफॉर्मेशन, हाफ बेक्ड एब्सोल्युटली। इंफॉर्मेशन? अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स देखोगे डॉक्टर्स के, तो यू विल फाइंड सच जोक्स ऑन, मतलब हाँ, हाँ। दैट informations which are shared by chat gpt, so ओके। they are funny a lot of times. It's absolutely wrong and they are saying it with confidence कि ऐसा ही करना चाहिए। सो ओके, कुछ बेबी होते हैं जो नॉर्मल होते हैं, कुछ सिजेरियन होते हैं, राइट? सो उन बेबी की टेक केयर जो है अलग-अलग हिसाब से होती है या कुछ आगे जाकर नॉट कुछ? नॉट मच ऑफ डिफरेंस, बस यही है कि ब्रेस्ट फीडिंग शुड बी इनिशिएटेड इन नॉर्मल डिलीवरी विद इन हाफ एन आवर, एंड अगर सिजेरियन है तो टाइम ग्रेस इज गिवन फॉर 2 आवर्स, ओके। क्योंकि सिजेरियन में मदर इमीडिएटली अवेलेबल नहीं है ब्रेस्ट फीडिंग के लिए। हम्म। So it takes some time for mother to reach to the room, because operation के बाद she is not ready, immediately राइट। ready for breastfeeding. Otherwise, most of the time care of newborn born out of a normal delivery or a cesarean delivery is almost same. ओके, सो आगे जाके ऐसा कुछ डिफरेंस नहीं होता है उनके आईक्यू में या किसी भी चीज में, No, केयर no, में? not at ओके, all. सो दिस इज जस्ट अ मिथ दैट आई रेड इट समवेयर। See, if we say that it is a myth, then it इट इज itself अ says मिथ। that it is a myth. ओके,
सो जो इनिशियल 30 डेज होते हैं, राइट? उसमें फीडिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। आई मीन 6 मंथ्स तक तो होती ही है। सो हाउ टू एन्श्योर कि उस टाइम पर बेबी को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल रहा है? सी बहुत सारे पेरेंट्स को ये क्वेरी होती है कि बच्चा ठीक से फीड ले पा रहा है कि नहीं ले पा रहा, जो जितना फीड हम दे रहे हैं वो उसके लिए एडिक्वेट है कि नहीं है। तो उसके लिए मैं यही बताना चाहूँगा कि नॉर्मली जब आप डॉक्टर को विज़िट करते हैं तो वो बच्चे का वेट तो चेक करते ही हैं, दैट गिव्स एन आइडिया कि बच्चे को प्रॉपर्ली फीडिंग मिल रही है कि नहीं मिल रही। बट घर पे आप लोग कैसे देख सकते हो कि बच्चे को फीडिंग प्रॉपर मिल रही है कि नहीं मिल रही? उसके लिए आप एक वेटनेस टेस्ट होता है कि बच्चा कितनी बार यूरिन पास कर रहा है दिन भर में। ओके, अगर पूरे दिन में बच्चा 6 से 8 बार कम से कम यूरिन पास कर लेता है, दैट मीन्स बच्चा सफिशिएंटली फेड है। प्लस बच्चे की एक्टिविटी से पता चल जाता है, जो बच्चा अच्छे से फीड ले लेगा उसके बाद सोता है प्रॉपर्ली, और जब जागता है तो उसकी क्राई होती है, हंगर क्राई, उन सब चीज़ों से पता चलता है कि प्रॉपर फीडिंग चल रही है कि नहीं। ओके। तो न्यूट्रिशन भी उसी से ही पता लग जाता जी। है। तो लेकिन आजकल तो पेरेंट्स वर्किंग होते हैं, राइट? मैं सो आपको वो न्यूट्रिशन पता करने का मेथड बता रहा था जो एक लेमैन को घर पे करने के लिए है। अदरवाइज़ डॉक्टर्स तो वेट चेक करके और बच्चे के ग्रोथ पैरामीटर्स चेक करके, देयर आर मैनी मेथड्स उनके थ्रू चेक कर चेक सकते करते हैं। हैं। डायपर्स कितने सेफ होते हैं? सी डायपर्स डायपर्स रिक्वायर्ड भी हैं, बट एब्सोल्युटली सेफ नहीं है। हमें पता है जहाँ जितना ज़रूरी हो वहीं पे बिकॉज़ डायपर अवॉइड करना भी पॉसिबल नहीं है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स कहीं आप बाहर जा रहे हैं बच्चे को लेके, या रात का टाइम है, ठंड का टाइम है, हाउ इट इज़ पॉसिबल कि आप रात को सो रहे हैं और बच्चा गीला पड़ा रहे? तो डायपर्स आर रिक्वायर्ड, बट व्हाट आई वांट टू से इज़ वी हैव टू एक्सरसाइज़ कॉशन कि वी हैव टू चेंज डायपर्स टाइमली। सो अलार्म लगा के आपके बच्चे की नीड कितनी है, मतलब आप डायपर के साइज से आपको पता चल जाता है कि हम्म। बच्चे ने कितना सुसु कितनी देर में वो डायपर को भर लेता है। तो अगर मोस्टली 3-3 घंटे में बच्चों के डायपर चेंज करने पड़ते हैं, कई बच्चों के 2-2 घंटे में चेंज करने पड़ते हैं। ओके। तो अगर रात को आप अलार्म लगा के सो रहे हैं और डायपर टाइमली चेंज कर रहे हैं, देन देयर इज नॉट एन इश्यू। डायपर्स रेगुलर पहनने से डायपर रैशेस भी हो जाते हैं, तो उनसे कैसे बचा जा सकता है? सी डायपर रैशेज अगर हो जाते हैं तो वी कैन यूज ए रैश क्रीम, वी कैन अप्लाई दैट फॉर क्योर। बट प्रिवेंट करने के लिए वी हैव टू चेंज डायपर्स फ्रीक्वेंटली अगेन, एज आई सेड, and before making the diapers we can apply coconut oil to ओके। the baby. That also prevents. अच्छा, वो टैल्कम पाउडर भी यूज़ No, करते हैं no, कि no, no, ड्राइनेस के लिए? no, talcum powder should not be used. No. अच्छा, इसी से कुछ एडवाइसेज़ होती हैं कि जैसे बच्चा हुआ, राइट? सो घर की जितनी भी दादी, नानी, जितने भी एल्डरली रिलेटिव्स हैं, वो कुछ ना कुछ एडवाइसेज़ देना स्टार्ट कर देते हैं, काजल लगाओ, सरसों का तेल नाक में डालो। सो ऐसे कौन-कौन से So एडवाइसेज़ आपको पता है जो नहीं करने चाहिए? जी, जी, एक्चुअली दादी नानी की एडवाइसेस बहुत ज़रूरी होती हैं, क्योंकि वो एक्सपीरियंस होल्डर्स हैं। हाँ, हाँ। और फर्स्ट हैंड अगर कोई अवेलेबल है जो जिसको पता है रेडली कि बच्चे के साथ क्या-क्या इश्यूज आ रहे हैं, तो वो दादी नानी ही है। तो उनकी एडवाइसेस फॉलो तो करनी है, बट अगेन काजल बिल्कुल नहीं यूज़ करना है, पाउडर नहीं लगाना है। शहद बहुत सारे दादियाँ नानियाँ एडवाइस करती हैं, शहद बच्चों के लिए मना है। गुट्टी नहीं यूज़ करनी है। और कई जगह पे माल प्रैक्टिसेस हैं, जैसे वो काऊ डंग लगाते हैं ओके। नाभि के ऊपर बच्चों की। ये सब चीज़ें नहीं करनी है फॉलो। बट बहुत सारी प्रैक्टिसेस ऐसी हैं जो आजकल की दादियाँ भी मॉडर्न हैं और उनको भी पता है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। वी कैन नॉट स्ट्रेट अवे से कि उनकी एडवाइस फॉलो नहीं करनी है। तो वेयर एवर इन डाउट वी शुड क्लियर आवर डाउट्स फ्रॉम द डॉक्टर। ओके। तो ऐसा होता है ना कि रिलेटिव्स में जो सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है, हम चाहते हैं कि हमारा आइडल है, तो उसके हाथ से वो हनी चटवानी होती नो, है, नो, नो, गुट्टी। नो, नो। हनी बहुत डेंजरस होती है। हनी के अंदर देयर इज़ अ बैक्टीरियम कॉल्ड एज़ क्लोस्ट्रिडियम, उसके स्पोर्स होते हैं। तो दे स्पोर्स दे कैन ग्रो इनटू बैक्टीरियम इनसाइड द बेबीज़ टमी, और वहाँ से बोtulinum टॉक्सिन बनाते हैं, व्हिच इज़ अ वेरी डेंजरस टॉक्सिन दैट कैन प्रोड्यूस इन्फेंटाइल बोटुलिज्म इन चाइल्ड, और हुँ, उससे हुँ। बच्चे की डेथ तक हो सकती है। तो इट इज़ ओह! सच अ डेंजरस थिंग, इट शुड नेवर बी डन। हनी के बारे में इट्स स्ट्रिक्ट नो, थोड़ा ज़्यादा कुछ नहीं, इट शुड नॉट बी टेकन। और इसके अलावा कोई ऐसी चीज़ जो हर पेरेंट गलत कर रहा है, लेकिन वो कर रहे हैं? पाउडर लगाना, जैसे अभी आपने टेल्कम कहा डायपर रैशेज़ के लिए, मैं तो कहूँगा कहीं पे भी पाउडर नहीं लगाना चाहिए। पाउडर इज़ ऑल्सो रॉन्ग, काजल इज़ रॉन्ग, काजल से आइज़ में इन्फेक्शन होता है। पाउडर कैन
cause skin cancer also. So it is ओके। such a dangerous thing. शहद, गुट्टी, पाउडर, काजल, यही 4 चीज़ें हैं जो नॉर्मली हम देखते हैं। और ज़्यादातर सारे गलत पेरेंट्स कर रॉन्ग रहे कर हैं रहे होते हैं। और इनकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी इन प्रोडक्ट ब्रांड इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि वो कन्विंस कर लेता है यूज़ करने के लिए। हाँ, कुछ पीयर प्रेशर कह सकते हो। सारे पेरेंट्स आपस में कुछ ग्रुप्स होते हैं उनके, उसके अंदर वो अपनी ब्रांड्स डिस्कस करते हैं कि वी आर बिल्कुल। यूजिंग दिस ब्रांड एंड यू आर यूजिंग दैट ब्रांड दैट काइंड ऑफ थिंग। तो इसके अलावा जैसे कुछ केसेस होते हैं, मैं आपको एक केस बताती हूँ। आई वेंट टू अ पीडियाट्रिशियन राइट फॉर अ विजिट। तो वहाँ पर डॉक्टर जो है वो एक फादर आए होते हैं, सिंगल फादर अपने न्यूबॉर्न बेबी के साथ। तो उन्होंने बोला कि इसको फीड कौन-सा दे रहे हो? तो उन्होंने कहा मैं जो नॉर्मल दूध होता है उसमें पानी मिला के दे रहा हूँ। तो डॉक्टर ने डाँट दिया कि मदर क्यों नहीं फीड करा रही हैं, क्यों अवेलेबल नहीं है? तो उन्होंने कहा इसकी मदर नहीं है। अब क्या हुआ ये मुझे नहीं पता बिकॉज़ आई डिडन्ट वांट टू इंटरफेयर इन देयर पर्सनल स्पेस एंड देन डॉक्टर वाज़ स्पीचलेस। See, if mother is not available, then top milk has to be given. तो मिल्क में हम जैसे एनिमल मिल्क की बजाय ह्यूमनाइज्ड मिल्क कैन बी यूज्ड, जो पाउडर मिल्क होते हैं, बट इफ मदर इज नॉट अवेलेबल। ओके, ह्यूमनाइज्ड मिल्क मीन्स कि एनिमल मिल्क इज कंस्टिट्यूशन इज ऑल्टर्ड अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द बेबी, क्योंकि एनिमल मिल्क में प्रोटीन कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू ह्यूमन मिल्क, हुँ, हुँ। एंड दैट कैन गिव अ लॉट ऑफ सॉल्यूट लोड टू किडनी, तो किडनी के लिए हार्मफुल होता है। कैल्शियम लेवल्स लो हो सकते हैं अगर एनिमल मिल्क पे रहेगा बच्चा। प्लस यूजुअली ये एक प्रैक्टिस है कि उसको डाइल्यूट भी कर देते हैं, तो उससे कैलोरी वैल्यू तो बिल्कुल कम हो जाती है राइट, मिल्क की, तो दैट इज़ डेंजरस। तो एनिमल मिल्क शुड बी अवॉइडेड इन एटलीस्ट इन फर्स्ट 6 मंथ्स एंड इफ पॉसिबल अप टू 1 ईयर, बिकॉज़ एलर्जीज़ के चांसेस भी बच्चों में ज़्यादा होते हैं अगर एनिमल मिल्क लेते हैं। बट अगर मदर मिल्क अवेलेबल है दैट इज़ द बेस्ट, हुँ, शुड हुँ। बी गिवन। अवेलेबल नहीं है या जैसे मदर की डेथ हो जाती है या मदर को कोई प्रॉब्लम है, डॉक्टर ने एडवाइस किया हुआ है, मदर कैंसर ड्रग से है वगैरह वगैरह, तो इन दैट केस ह्यूमनाइज्ड मिल्क कैन बी यूज्ड, पाउडर मिल्क। मदर को भी अपना न्यूट्रिशन का उस टाइम पे ध्यान रखना एब्सोल्युटली, चाहिए। मदर्स न्यूट्रिशन इज मोर इम्पॉर्टेंट। मदर जितना अच्छा न्यूट्रिशन लेगी, प्रोटीन कंटेंट जितना अच्छा होगा, मदर के मिल्क में भी उतना अच्छा प्रोटीन कंटेंट होगा, ओके, उतना अच्छा बच्चे को फीड कर पाएगी। इनफैक्ट मिल्क की क्वांटिटी भी एडिक्वेट तभी होगी अगर मदर प्रॉपरली फेड है। मदर का कॉन्फिडेंस, मदर का न्यूट्रिशन, एवरीथिंग मैटर्स। अच्छा एक ऐसे ही क्वेश्चंस होते हैं कि मदर को राजमा नहीं खाने चाहिए, छोले नहीं खाने चाहिए क्योंकि वो गैस हो जाती है, बच्चे को भी गैस हो जाती है। इज़ इट अ मिथ या ये ट्रू है? सी व्हाटएवर मदर कैन डाइजेस्ट कैन हैव। ओके, हाँ, बट अगर वो मदर को डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम हो रहा है और मदर उसकी वजह से अनकंफर्टेबल हो रही है, अगर वो उसने कोई भी फूड स्टफ ऐसा खाया जिससे उसको खुद को बदहज़मी हो रही है, तो वो उसका इम्पैक्ट बच्चे पे पड़ेगा, क्योंकि मदर की हेल्थ इज़ यू नो डायरेक्टली इम्पैक्टिंग बेबीज़ हेल्थ, दैट्स व्हाई। ओके। अब वो लिटा-कर जो फीड कराते हैं वो भी एक नो है? बेबी नहीं, नहीं, लिटा के बिल्कुल फीड नहीं कराना चाहिए। मदर कैन लाई डाउन, बट बेबी का हेड अप होना चाहिए, ओके, नहीं तो बच्चे के कान में दूध चला जाता है, अगर लेट के बच्चा दूध पिएगा और उससे ईयर में इन्फेक्शन हो जाता है। ओके। तो इट्स एब्सोल्युटली करेक्ट, लिटा के दूध नहीं पिलाना चाहिए। तो आजकल ब्रेस्ट मिल्क भी स्टोर कर दिया जाता है, तो वो उतना ही ठीक होता है जितना फ्रेश होता है? कि वो स्पेशल सर्कमस्टांसेस के लिए होता है, जहाँ जहाँ एक प्रीटर्म न्यूबॉर्न्स को मदर्स मिल्क की ज़रूरत है और उनकी मदर का मिल्क अवेलेबल नहीं है। अगेन उनको चाहिए ह्यूमन मिल्क, क्योंकि हुँ, हुँ। अ, उनका टमी डाइजेस्ट नहीं कर सकता एनिमल मिल्क। इन दैट केस देयर आर बैंक्स, मिल्क बैंक्स, जिनके अंदर लैक्टेटिंग मदर्स का मिल्क स्टोर्ड होता ओके। है, दैट कैन बी यूज्ड फॉर दोज़ बेबीज़ अगर मदर्स मिल्क अवेलेबल नहीं है। तो अब हम एलर्जी की बात करें तो अब तो पॉल्यूशन भी इतना ज़्यादा हो रखा है, जो न्यूबॉर्न बेबीज़ होते हैं दे आर मोर प्रोन टू कफ एंड कोल्ड। तो किस एक्सटेंट तक घर का के जो नुस्खे होते हैं वो करने चाहिए लाइक दादी-नानी के एंड एल्डरली एडवाइसेस इन और केस ऑफ न्यूबॉर्न्स घर के नुस्खे नहीं करने नहीं चाहिए, क्योंकि न्यूबॉर्न बहुत ही सेंसिटिव होते हैं और उनकी कफ कोल्ड कब निमोनिया में बदल जाएगी आपको पता नहीं चलेगा। तो इट्स बेटर ऑलवेज ऑलवेज गेट एग्जामिन्ड इन केस ऑफ एनी ट्रबल टू योर न्यूबॉर्न, क्योंकि बच्चों को ट्रबल यूजुअली होती नहीं है, अगर हो रही है तो यू शुड रीच आउट टू डॉक्टर। आई विल नेवर से कि देयर इज सम इजी वे आउट कि हम ये देख लें कि बच्चे को अभी जाने की जरूरत है या नहीं हुँ, है। हुँ।
और वैसे भी बच्चों में फ्रीक्वेंटली वैक्सीनेशंस वगैरह चल रही होती हैं, एवरी मंथ दे आर गेटिंग देयर वैक्सीन शॉट्स। तो ऐसे में साथ-साथ आप डॉक्टर को मिल सकते हैं, पूछ सकते हैं जो भी आपकी क्वेरीज़ हैं। और यूजुअली अर्ली लाइफ में बहुत फ्रीक्वेंट विजिट्स होती है न्यूबॉर्न्स की। क्योंकि उनका नोज़ ब्लॉक हो जाता है, उसके बाद वो फीड नहीं कर सकते हाँ, हैं। नोज़ ब्लॉक इज़ नॉट एनीथिंग डेंजरस, इट इज़ प्रेटी कॉमन। इफ यू विल से नोज़ ब्लॉक के लिए आपको डॉक्टर को बेशक से विजिट करने की ज़रूरत नहीं है। यू कैन यूज़ सलाइन ड्रॉप्स, एवरीवन हुँ, हुँ। आई थिंक ऑल द मदर्स हैव दिस नॉलेज बाय नाउ कि सलाइन ड्रॉप्स आर एब्सोल्युटली सेफ। They can instill saline drops in the nose of baby and nose block is not trouble. अच्छा, वो ना एक छोटा-सा एक बलून टाइप की भी डिवाइस आती है, जिसको नोज़ में डाल देते हैं एंड दैट सक्स ऑल द Sucks. फ्लेम। आई डोंट नो मैन। We use those devices that is called as red rubber bulb. ओके। In we use that in preterm babies और न्यूरोलॉजिकली डिप्रेस्ड बेबीज जो डिस्चार्ज चले जाते हैं, उनके सिक्रीशंस वो ठीक से स्वेलो नहीं कर पाते, जो हुँ, ओरल हुँ। सिक्रीशंस होते हैं, तो उनको सक्शन आउट करने के लिए हम वो डिवाइसेस घर के लिए एडवाइस करते हैं, बट इन नॉर्मल टर्म बेबीज इट इज नॉट यूजुअली रिक्वायर्ड। ये जो वेपर रब्स होते हैं, इन्हेलर्स होते हैं, ये यूज़ करने चाहिए? इनहेलर्स तो नहीं, नेबुलाइजर्स कई बार हमें जरूरत पड़ती है, बट स्टीमर्स भी अवॉइड ही करने पड़ते हैं बिकॉज स्टीमर से कई बार बर्न हो जाते हैं हुँ, बच्चे। हुँ। बट जहाँ जरूरी हो वो एज पर डॉक्टर्स एडवाइस, एज पर द कंडीशन ऑफ बेबी दे हैव टू डिसाइड। ओके। बट वेबोरेप्स की जरूरत नहीं है। नहीं ओके, क्योंकि यूजुअली होता था ना, नाक बंद है तो पानी में वेपर रब विक्स, डाल दो, नो, विक्स नो डाल दो। विक्स, नो विक्स। ओके। Only saline drops are helpful and should be used. One thing I like to say that we can, warm the saline slightly, ओके। lukewarm, so that आजकल ठंड है तो ठंडी जो ड्रॉप्स होती हैं they will not open the nose fully. They will actually cause further nasal block. So we have to warm them slightly. और ये जो नेबुलाइज़र्स होते हैं, ये हम छोटी एज में यूज़ कर देते हैं। बाद में जाकर इनका कुछ साइड इफ़ेक्ट या कुछ No, कॉन्सिक्वेंसेज़ होते हैं? basically nebulizer जो है it is just a method of drug delivery. ओके। See, the same medicine which is given by nebulizer, if given orally, it is required in higher doses. It will get absorbed in the tummy. उसके बाद लिवर में जाएगी, उसके बाद ब्लड में जाएगी, तो बहुत सारे ऑर्गन्स को अफेक्ट करेगी. हुँ, हुँ। While in nebulizer, we give it directly to the lungs. ओके। So we are saving the amount of drug to be given, and we are targeting the right area by using nebulizer. It won't cause any kind of dependence on nebulizer. ओके, ठीक है। तो कुछ मेडिसिन्स होती हैं, जब छोटे बच्चे हैं तो हम उनको बहुत स्ट्रॉन्ग मेडिसिन नहीं रिकमेंड करते हैं, लाइट मेडिसिन, बट वो टाइम लगाती हैं रिकवर करने में। और जो स्टेरॉइड्स होते हैं, उनका जो इम्पैक्ट है वो थोड़ा जल्दी हो जाता है। सो आपके पास भी ऐसे केसेज़ आते होंगे कि कुछ ऐसी दवाई दो जिससे जल्दी आराम आ जाए? स्टीरॉइड्स नहीं यूज़ करने पड़ते न्यूबॉर्न्स में। आप शायद थोड़े बड़े बच्चों के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं, जैसे जो एलर्जी के केसेज़ होते हैं, उनमें वो लोग स्टीरॉइड्स कई अस्थमा वाले बेबीज़ होते हैं, जिनको अस्थमा लाइक कंडीशंस होती हैं, उनमें यूज़ कर लेते हैं। तो उसमें भी देयर आर इन्हेल्ड फॉर्म ऑफ स्टीरॉइड्स व्हिच आर लेस डेंजरस एज़ कंपेयर्ड टू ओरल स्टीरॉइड्स। They also should be used whenever required. If evidence-based practice says they are required, um, then only they should be used. ओके। और जो लूज़ मोशंस होते हैं, कितना टॉलरेट करना चाहिए और कब आपके पास आना चाहिए? Again, लूज मोशंस में एज ए न्यूबॉर्न, अगर आप न्यूबॉर्न की बात करते हैं तो उसको लूज मोशंस है तो आपको तभी दिखाना चाहिए, डोंट ओके। गेट लेट, क्योंकि डिहाइड्रेशन के साइंस भी आप न्यूबॉर्न में प्रॉपरली नहीं जज कर पाएंगे। थोड़े बड़े बच्चे होते हैं, उनकी आई संकन हो जाती हैं, हुँ, हुँ। स्किन टर्गर डिले हो जाता है, यूरिन आउटपुट बहुत कम हो जाता है, बट न्यूबॉर्न्स में सारे साइंस आपको शुरू में नहीं मिलेंगे। दे विल जस्ट फॉल एक्सट्रीमली सिक सडनली। सो इन दैट केस इट इज बेटर कि आप टाइमली डॉक्टर को दिखाएं। ओके। ऐसा कुछ होता है कि दिन की 10 मोशंस तक एक्सेप्टेबल होता है या? नो, बिल्कुल नहीं। 10 मोशंस में भी कितना मोशन का अमाउंट है उस पे भी डिपेंड करेगा। सो क्वांटिटी ऑफ स्टूल इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। सो अगर आपके बच्चे की कंसिस्टेंसी चेंज हुई है स्टूल्स की, फ्रीक्वेंसी चेंज हुई है, तो यू नीड टू सी डॉक्टर। ओके। मालिश करना बच्चों के लिए कितना ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है।
ज़रूर करनी चाहिए, बट मसाज शुड नॉट बी विगरस, इट शुड बी ओके। जेंटल एप्लीकेशन ऑफ ऑयल। वो जो कपड़े में बांध देते हैं बच्चे को कि इसके हाथ पैर सीधे रहेंगे। वो सीधा रखने के लिए नहीं बांधते हैं, वो बेसिकली जब बच्चा इन यूट्रो होता है तो एक पोस्चर में होता है, उसको उस पोस्चर में काफ़ी सिक्योर फ़ील हो रहा होता है। ऐसे ही जब बच्चा माँ के पास होता है तो अ, मदर को टच करके वो सिक्योर फ़ील कर रहा होता है। हम्म। अगर कोई उसको नहीं सँभाले हुए है किसी समय, तो अगर उसको प्रॉपर्ली रैप किया जाता है, तो उसको वो फ़ीलिंग रहती है जैसे समबडी इज़ होल्डिंग मी, ओके। दैट्स व्हाई दे आर रैपिंग। तो, मतलब that's what I have thought of when तो asking मतलब some parents. मुझे ऐसे लगता है कि हम उसको एकदम बांध के रख रहे हैं, अगर वो हिलना भी चाहता है नहीं, बच्चा नहीं, तो वो it is नहीं। only swaddling is only done when the child is about to sleep, not ओके। regularly. It is not a continuous like कि 24 घंटे उसको बांध के रखा हुआ है। सिर्फ जब बच्चा सोने वाला है, दिन भर उसका मालिश-वालिश हो चुकी है, नहा धो लिया है, उसके बाद अब दूध पी लिया है, अब सोने वाला है, डकार वगैरह दिला के फिर उसको वो थोड़ा-सा बांध के सुला दें। अच्छा, बच्चे बर्प करने में बड़ा प्रॉब्लम लेते हैं। सी बर्पिंग के लिए मैं यही कहूँगा कि ज़रूरी नहीं है आपको साउंड आए। आप हम्म। अपनी तरफ से बच्चे को बर्प दिला दीजिए। आप कंधे पे रख के पैट कर सकते हैं 15 मिनट्स के लिए, लेकिन बच्चे की साउंड आए ना आए वो इम्पोर्टेंट नहीं है। उसकी गैस पास हो जाती है। तो ये जो गैस प्रॉब्लम होती है बच्चों को बहुत फ्रीक्वेंट होती है, तो उसमें ये हींग लगाना नहीं, कुछ हींग भी। लगाना आई डोंट रिकमेंड। इनफैक्ट सिंपल मेथड्स हैं, कुछ कार्मिनेटिव ऑयल्स होते हैं, जैसे कुछ कॉलिकेड आती है। हम्म। यू कैन यूज़ दैट फॉर रिलीफ ऑफ द गैस, बट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गैस का कॉज क्या है। जो आजकल ज़्यादा कॉमन हो रहा है, जैसे नेजल ब्लॉक होता है बच्चे को, उसकी वजह से बच्चा मुंह से सांस लेता है तो पेट में हवा बढ़ जाती है, दैट्स द मेन कॉज ऑफ गैस। So you can give tummy time before feeds, ओके। that helps decreasing the gas, and proper burping after feeds, that's all. That will reduce the gas a lot. You can use saline drops if nasal block is there. तो ये जो स्लीपिंग पैटर्न होता है बच्चों का, यूजुअली स्टार्टिंग में क्या होता है कि वो रात को जागते हैं और दिन में सोते हैं। जी। तो ये कुछ रीजन होता है जी। या बस परेशान करना है? नहीं, 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 ये इसका रीज़न है। बेसिकली जब बच्चा माँ के पेट में होता है, तो माँ दिन भर चलती-फिरती है, कुछ भी काम करती है, तो बच्चों को झूले लगते रहते हैं। ओके। और जब रात को मदर रिलैक्स करने बैठती है, तो तब उस टाइम पे बच्चे जो इन यूट्रो बच्चे होते हैं, वो किक भी मारते हैं। ऐसा आप मदर से भी कन्फर्म कर सकते हैं। तो उनकी एक एक उनका एक पैटर्न बन चुका है कि उनके लिए दिन और रात, जागने और सोने का टाइम उसी हिसाब से हो जाता है। और आफ्टर बर्थ ऑल्सो दिस 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 प्रैक्टिस कंटिन्यूज़ 3-4 महीने तक उनको लग जाते हैं अपने आप को एडजस्ट करने में। ओके। और ये जो क्रैडल कैप होती है बच्चों की, वो हटानी चाहिए? नहीं। कुछ भी बच्चों की स्कैल्प के ऊपर से हटाना नहीं चाहिए। अगर थोड़ी बहुत क्रेडल कैप है तो लेट इट बी देयर, इट वोंट हार्म। और बच्चों को कॉम्ब नहीं करना चाहिए, कॉम्ब करने से भी क्रेडल कैप बढ़ती है। ओके। तो जस्ट क्लींस इट विथ माइल्ड शैम्पू एंड लेट इट बी देयर। अगर सीवियर है तो योर डॉक्टर में प्रेस्क्राइब सम मेडिसिनल शैम्पू, कीटोकोनाजोल एक्सेट्रा। बट अगर बहुत माइल्ड है तो इट इज़ नॉट टू वरी अबाउट इट, लीव इट एज़ सच। आफ्टर 1 ईयर इट विल ग्रेजुअली इम्प्रूव इटसेल्फ। और एक जो वीनिंग स्टेज होती है, लाइक 6 मंथ्स तक बेबी जो है वो कंप्लीटली ब्रेस्ट मिल्क पर होता है। 6 मंथ्स के बाद सेरेलैक्स या होममेड सूजी की खीर वगैरह पर आ जाता है। तो कुछ ऐसे स्पेसिफिक फूड्स होते हैं जो हमें सेरेलैक के साथ इंट्रोड्यूस करने चाहिए? सी सेरेलैक तो मैं नहीं रिकमेंड करूँगा कि आप कोई स्पेसिफिकली कोई मुझे सेरेलैक ब्रांड यूज़ करनी है। हमारा मेन पर्पस होता है कि हमें होममेड वो फूड देना है जो एडल्ट्स खा रहे हैं, उसका सेमी सॉलिड वर्ज़न यूज़ करना है ताकि बच्चों का टेस्ट डेवलप हो जाए और लेटर इन लाइफ वो हमारी तरह ही वही सब कुछ खाएँ जो हम खाते हैं। तो दाल का पानी, चावल का मांड, दैट विल बिकम खिचड़ी लेटर ऑन। हम्म। एंड सूजी की खीर, मैश्ड banana, steamed apple, and curd can be used. So all the vegetables which we are eating, उनका liquid portion जो है for taste development we can offer to child. तो आपका भी पर्सनली लाइक आपका भी कोई स्लीप पैटर्न नहीं होता होगा, क्योंकि जब दूसरी साइड पर एक घबराई हुई माँ होती है,
वो किसी भी टाइम आपको फ़ोन कर सकती है और आप कोई कॉल मिस भी नहीं कर सकते हो। तो ये आपकी पर्सनल लाइफ़ पे कैसे इम्पैक्ट करती है एंड हाउ डू यू बैलेंस इट? See, when I am in, um, when I was in earlier stages, I used to pick up all the calls, but now I am not picking up that much. ओके। Now see, I have some junior colleagues. They are also working. We are working as a team, and my phone is picked by a reception staff, and they do tell them that you can visit that doctor हुँ, right हुँ। now. So in night the problem is solved, and next morning they can visit me. ओके। Not an issue. सो अब आपके एक्सपीरियंस के साथ आपको पता लग गया दैट एवरी क्राई इज़ नॉट एन इमरजेंसी। No, it may be emergency. So I won't say ki every cry is not an emergency, but I'll say ki doctor also needs some rest. यस। सो नाउ यू हैव लर्न्ड टू बैलेंस। Yes. तो एक पीडियाट्रिशियन के लिए आप इतने सारे बच्चों के साथ डील करते हो, बहुत छोटे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं, राइट? सो आपका भी एक अटैचमेंट बच्चों के साथ बन जाता होगा कि जी, आपने उनको बिल्कुल। आप बिल्कुल बच्चों का भी हमसे बहुत अटैचमेंट हमारा तो बनता ही है और बच्चों का हमसे भी ज़्यादा बनता है। क्योंकि हमारे पास तो इतने सारे बच्चे दिखाने आते हैं, तो सबके साथ एक अटैचमेंट होता ही है। बट बच्चों के लिए तो हम एक पीडियाट्रिशियन हैं, राइट। तो दे डू विज़िट अस। New Year's पे they come with gifts, and on Diwali also they come as if they are visiting their family member. हुँ, So हुँ। it's pretty common. और बच्चों को भी एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है विद टाइम अपने पीडियाट्रिशियन में कि अगर बहुत बार तो ऐसा होता है कि पेरेंट्स नहीं चाहते होते कि आज डॉक्टर के पास जाना है, बट बच्चे इंसिस्ट करते हैं कि मुझे डॉक्टर के पास ले जाओ। सब बच्चों के साथ भी बच्चों की तरह खेल-खेल के वैक्सीन लगाना। जी, बिल्कुल करना पड़ता है और अच्छा भी लगता है। इनफैक्ट अगर हम एन्जॉय नहीं करेंगे अपने इन मोमेंट्स को, तो फिर हमारी लाइफ में एन्जॉयमेंट के लिए और कुछ है नहीं, अगर हम बच्चों के साथ उन मोमेंट्स को नहीं एन्जॉय करें। और एज़ ए पीडियाट्रिशियन मुझे लगता है कि पीडियाट्रिशियन होने का बस एक सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि हँसते-खेलते बच्चे आपके पेशेंट्स हैं और कई बार वो बीमार भी नहीं है, सिंपल वैक्सीन शॉट्स के लिए आपके पास आए हुए हैं और बहुत अच्छी-अच्छी बातें भी करते हैं। इट इट फील्स गुड। जी। सो कौन-कौन से वैक्सीन्स हैं जो हमें बिल्कुल मिस नहीं करने चाहिए? जी, वी हैव फुल चार्ट ऑफ वैक्सीन्स। तो अब मैं ये कहूँगा कि गवर्नमेंट ने जो मस्ट गिव किए हैं, वो तो बिल्कुल नहीं मिस करने चाहिए। उसके अलावा देयर आर लॉट ऑफ वैक्सीन्स व्हिच आर पार्ट ऑफ बेस्ट प्रैक्टिस शेड्यूल रिकमेंडेड बाय इंडियन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स। They should never be missed. Like to name some, I'll say diphtheria, pertussis, tetanus, Haemophilus influenzae, injection polio, hepatitis B, BCG, then MMR, measles, mumps, rubella, हुँ, हुँ। chickenpox vaccine, hepatitis A vaccine, meningococcal vaccine, ओके। pneumococcal vaccine. So there are a lot of vaccines. Should not be missed. तो अगर कुछ मिस हो जाता है तो कोई बच्चों की एज होती है कि तब उस एज तक लगा सकते हैं? अ, बच्चों को काफ़ी सारी वैक्सीन्स हैं जो बाद में भी दी जा सकती हैं, एक्सेप्ट 1 और 2। जैसे रोटा वायरस वैक्सीन अगर मिस हो जाती है अर्ली लाइफ में, तो लेटर ऑन दैट कैन नॉट बी गिवन। ओके। ऐसे ही बीसीजी भी 5 इयर्स के बाद देने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो वो दैट इज़ देयर इज़ अ टर्म कॉल्ड एज़ कैच अप वैक्सीनेशन। हुँ, So हुँ। if a child comes late to us who has not been vaccinated, so we make a special chart for them that is called as catch up vaccination chart, and we design things accordingly कि कौन सी वैक्सीन पहले देनी है इन ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस, हुँ, हुँ। और फिर उसके अंदर शेड्यूल थोड़ा डिफरेंट हो जाता ओके। तो बीमारियाँ भी नई-नई आ रही हैं, तो वैक्सीन भी सो हाउ डू यू कीप योरसेल्फ अपडेटेड? है। सो अपडेट करने के लिए हम लोग कॉन्फ्रेंसेज अटेंड करते हैं, सीएमईज अटेंड करते हैं और जर्नल्स बहुत सारे आते हैं, आर्टिकल्स आते हैं, पब्लिश होते हैं। वी कीप ऑन रीडिंग देम। एंड जैसे मैं मेट्रो हॉस्पिटल में हूँ, वहाँ पे हमारा डीएनबी टीचिंग प्रोग्राम भी है, तो डीएनबी स्टूडेंट्स आर आल्सो एसोसिएटेड, उनकी क्लासेस भी हम लोग लेते हैं। तो प्लस स्टूडेंट्स के साथ होने से ये भी फ़ायदा होता है कि वो लोग भी पढ़ते हैं, तो दे दे आल्सो कीप कीप ऑन टेलिंग अस न्यूअर थिंग्स, एंड वी कीप आवरसेल्व्स अपडेटेड। तो ये पढ़ाई कभी ना खत्म हुई है, ना होने वाली है। इनफैक्ट कभी नहीं होगी, क्योंकि गवर्नमेंट ने भी आजकल नए रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए हैं कि इट इज़ must for every clinician to acquire a few CME credit points. On basis of that only your registration will be renewed.
ओके, सो गवर्नमेंट ने भी ये मस्त कर दिया है, तो अपडेट तो होना ही पड़ेगा। होना ही पड़ेगा, पढ़ते रहना पड़ेगा, जी, इट्स नॉट ईज़ी टू बी अ नो। डॉक्टर। ओके, सो ये जो वैक्सीन्स हैं, ये भी अलग-अलग टाइप्स के होते हैं। एक होता है जिसमें पेन भी होगा, फीवर भी होगा, पेनलेस आ गए हैं, फिर पेनलेस है बट फीवर होगा। सो ये कुछ सेम ही होते हैं या फिर कुछ एफिकेसी वाइज इम्पैक्ट्स? बोथ आर गुड, नॉट एन इशू। बस जो पेनलेस और पेनफुल वैक्सीन का कंसेप्ट है वो एक दो वैक्सीन्स में ही है, ज्यादातर बाकी वैक्सीन पेनलेस ही होती है। ओके, और जो आप डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस टेटनस वैक्सीन की बात कर रहे हैं, जो पेनलेस और पेनफुल वाला कंसेप्ट इसके लिए है, उसमें मैं ये कहूंगा बोथ द वैक्सीन्स आर गुड। जो लेस पेनफुल वैक्सीन है वो स्लाइटली कॉस्टलियर है, हुँ, हुँ। पेनफुल वैक्सीन लेस कॉस्टलियर है, बट साइड इफेक्ट्स थोड़े ज़्यादा होते हैं उसमें एज कम्पेयर टू पेनलेस वैक्सीन, बट बोथ कैन बी यूज्ड। सो इफ कुछ इट ऐसा इट फ़र्क डिपेंड्स, नहीं है। इट डिपेंड्स ऑन योर इकोनॉमिक्स, ओके, finances, so you can use any one of them, not an issue. सो आजकल सोशल मीडिया, डिजिटल डिवाइसेज़ इतनी ज़्यादा हो गई हैं कि बच्चे बहुत अर्ली एज पे स्टार्ट कर देते हैं। तो इससे उनकी आईज़ पे भी इम्पैक्ट पड़ता है, ब्रेन भी वहीं पे स्टॉप हो जाता है ग्रो करना। तो क्या-क्या इम्पैक्ट है और कैसे पेरेंट्स को बचना चाहिए? जी, मोबाइल फोन्स और एक्सेसिव स्क्रीन यूजेज से देयर इज अ टर्म कॉल्ड एज एक्वायर्ड ऑटिज्म। आजकल बच्चे जो है वो उन्हीं फोन्स में ही स्टक रहते हैं, राइट। रियल लाइफ में आना ही नहीं चाहते। हुँ, हुँ। तो दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ ऑटिज्म। ऑटिज्म में क्या होता है कि सोशल इंटरेक्शन इज मिसिंग। बच्चा किसी से इंटरेक्ट नहीं करना चाहता, वो अपनी लाइफ में खुद ही अ, डूबा रहता है। तो मोबाइल में होने से भी बिल्कुल यही होता है बच्चों के साथ। और ये एक्वायर्ड ऑटिज़्म जो है बहुत डेंजरस है। इसका तो बिल्कुल एपिडेमिक सा आ गया है। आजकल सब राइट, बच्चे, और एग्री। इसका सबसे बड़ा रीज़न पेरेंट्स ही हैं। अपने छोटे-मोटे काम करवाने के लिए वो बच्चों को मोबाइल पकड़ा, खाना खिलाना है, मोबाइल में वीडियो चला के देते हैं। मेरे पास कितने सारे पेरेंट्स आते हैं, इंजेक्शन लगवाना है, मोबाइल में वीडियो चला के देते हैं। तो पेरेंट्स ने इसको एक ईज़ी वे आउट बना लिया है, तो बच्चों के लिए भी ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी करेगा आगे आने वाले टाइम में, और फिर पेरेंट्स को तब रियलाइज होगा। व्हाट आई से इज कि देयर शुड बी जीरो स्क्रीन टाइम अप टिल 2 years ऑफ एज। बच्चे डेलिकेट भी हो गए हैं। फ़ोन के बाद ना उनको फिज़िकल एक्टिविटीज़ में भी उनका इतना इंटरेस्ट इंटरेस्ट नहीं नहीं रहा आता है। क्योंकि उनको कंटिन्यूअस एंटरटेनमेंट सोर्स चाहिए, राइट। दैट्स व्हाई। और फिजिकल एक्टिविटीज में उनको एफर्ट करने पड़ेंगे। यही हमें ब्रेक करना है, और हमें बचाना है बच्चों को इस प्रॉब्लम से जितना हो सके। सो पीडियाट्रिशियन और पेरेंट्स के बीच में ना एक ट्रस्ट होना बहुत ज़रूरी होता है। आई मीन एज़ अ पेरेंट वी कैन टेक अ रिस्क फॉर आवरसेल्फ, बट फॉर आवर किड्स वी हैव टू चूज़ द बेस्ट डॉक्टर। तो वो ट्रस्ट आप कैसे बिल्ड करते हो? वो ये तो पेरेंट्स से पूछना चाहिए आपको कि वो ट्रस्ट कैसे बिल्ड करते हैं। बट व्हाट आई फील इज कि इफ आई एम ऑन देयर साइड, आई फील आई विल विजिट अ डॉक्टर 2-3 times, आई विल कम टू नो कि डॉक्टर इज प्रैक्टिसिंग एविडेंस बेस्ड मेडिसिन, एंड उसकी मेडिसिन से बच्चे को अच्छा इफेक्ट मिल रहा है, और बहुत हैवी डोजेज नहीं यूज कर रहा है, वगैरह वगैरह। दैट्स ऑल। ओके, सो एक पीडियाट्रिशियन की क्वालिटी होती है कि बहुत ज़्यादा काम कंपोज़्ड होना पड़ता है बिकॉज़ दे आर डीलिंग विद किड्स और एक बहुत परेशान से पेरेंट्स के साथ। तो कैसे लोगों को पीडियाट्रिशियन बनना चाहिए? वो एमबीबीएस स्टूडेंट्स जो पीडियाट्रिशियन बनने चाहते हैं, दे शुड हैव अ लॉट ऑफ पेशेंस, आई मस्ट से। और फिर उनका इंटरेस्ट होना चाहिए बच्चों में। बच्चों में इंटरेस्ट होगा तो दे विल इजीली गो फॉर इट। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ ऑब्जर्वेशन। इसमें बच्चों को ऑब्जर्व करते रहना पड़ता है कंटिन्यूअसली, और कई चीज़ें हमें ऑब्जर्व करके ही पता चल जाती है कि बच्चे को क्या हुआ है। तो आजकल के टाइम में ना पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस भी बहुत जल्द ज़्यादा होती हैं कि बच्चा है, कुछ आप ऐसे मैजिक कर दो कि वो बहुत जल्दी-जल्दी ठीक हो जाए बिकॉज़ वो पेशेंस नहीं है। ट्रू। तो वो कैसे आप डील करते हो? वी हैव टू टेल द नेचुरल प्रोग्रेस ऑफ द डिसीज। अगर बच्चे को डेंगू हुआ है और उसने 5 दिन उसमें बुखार रहना है, तो अगर मैं पेरेंट्स को जल्दी बता दूंगा शुरू में, तो दे विल बी कंफर्टेबल आफ्टर नोइंग दिस। अगर मैं उनको ये कह दूंगा कल तक ठीक हो जाएगा और नहीं ठीक होगा, देन ऑल्सो इट विल बी अ ट्रबल। सो ट्रस्ट के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम उनको सही चीज़ बताएं जो एग्जैक्टली ट्रुथ है। ट्रुथ शुड बी टोल्ड, एंड हमें भी उस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए कि हम किस चीज़ से डील कर रहे हैं। दैट्स हाउ वी कैन
यू नो मेक देम श्योर कि वो हमारी बात को बिलीव करें। जब हम उनको एविडेंस बेस्ड मेडिसिन बता रहे हैं, जैसा टेक्स्ट बुक्स में है, जैसा हमारे क्लिनिकल एक्सपीरियंसेस से हमने एक्वायर किया है, तो फिर दे कम टू रीएश्योरेंस कि हाँ, ठीक चल रहा है हमारा। तो पीडियाट्रिशियन के पास सिर्फ इलनेस के टाइम पे आना चाहिए कि जब बच्चा बीमार है तो आए, या एक रेगुलर फ्रीक्वेंट विजिट्स होनी चाहिए? पीडियाट्रिशियन के पास तो रेगुलर फ्रीक्वेंट विजिट्स रिक्वायर्ड हैं। उनका न्यूट्रिशन है, ग्रोथ है, डेवलपमेंट है बच्चों का, और वैक्सीनेशंस हैं। तो ये सब चीज़ें, इनफैक्ट पीडियाट्रिशियन के पास धीरे-धीरे आने के रीज़न्स यही रहेंगे बस। जब बच्चे बीमार नहीं पड़ेंगे तो आपको सिर्फ़ इन्हीं चीज़ों के लिए ही आना पड़ेगा। तो अगर आप इन चीज़ों के लिए एग्ज़ैक्टली आते हैं जैसा रिक्वायर्ड है, तो शायद आपके बच्चे बीमार नहीं पड़ेंगे, तो उन चीज़ों के लिए आना भी नहीं पड़ेगा। किस एज तक आना चाहिए? यूजुअली ज़्यादातर वैक्सीनेशंस 2 इयर्स तक पूरे हो जाते हैं। ओके। 2 इयर्स के बाद देयर इज़ ए huge gap in between two vaccine shots. So every year you will need a flu shot, and at age of around 5 years, 2-3 more shots. Then again at the age of 8 years, 2-3 more shots. So 2 years के बाद essentially बहुत कम हो जाते हैं vaccinations. तो एटलीस्ट 2 इयर्स तक तो फ्रीक्वेंटली जैसे जैसे डॉक्टर्स बुलाते हैं एवरी 1 to 2 months विजिट करना चाहिए। तो जब आप ट्रेनिंग कर रहे होगे, राइट? उस टाइम पे लगता होगा कि बहुत ज़्यादा बच्चों का है, पेरेंट्स बच्चों के लिए बहुत कंसर्न होते हैं, सो दिस कैन बी अ रिवॉर्डिंग आल्सो करियर। लेकिन एक्चुअल लाइफ में इट्स स्ट्रेसिंग आल्सो। तो व्हाट इज़ द डिफरेंस, और क्या ऑब्जर्व किया आपने? सी रिवॉर्ड और स्ट्रेस बोथ गो हैंड इन हैंड। ऐसा नहीं है कि बिना स्ट्रेस लिए आप कुछ रिवॉर्ड ले सकते हो। अगर हमें एग्जाम्स में पास होना है तो हमें पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। हुँ, हुँ। तो हम ये कोई शॉर्टकट नहीं है उस चीज़ का। तो हर एक ब्रांच के अपने अपने प्लसेस और माइनसेस हैं। पीडियाट्रिक्स में ज़रूरी है कि हमें हमें बच्चों की क्राई के बीच में से ही उनके साथ खेलना भी है, उनको एग्जामिन भी करना है, उनको मेडिसिन भी लिखनी है, एंग्शियस पेरेंट्स को समझाना भी है, रीअश्योर भी करना है। दिस इज पार्ट ऑफ आवर लाइफ नाउ। किसी को अगर पीडियाट्रिशियन बनना हो, तो कैसे बन सकते हैं? सिंपल, फर्स्ट यू हैव टू डू योर एमबीबीएस, देन क्रैक योर प्री पीजी एग्जामिनेशन ओके, एंड चूज योर ब्रांच एज पीडियाट्रिक्स। ओके। सो लेकिन उसके लिए पढ़ना बहुत पड़ेगा। पढ़ना तो पड़ेगा। ओके। टेली कंसल्टेशंस भी होते होंगे आपके कि फ़ोन पर आपको प्रॉब्लम बताई जा आफ्टर, रही हाँ, है? एट द टाइम ऑफ कोविड एरा टेली कंसल्टेशंस होने लगी थी, बट आई एम नॉट इन फेवर ऑफ टेली कंसल्टेशंस, क्योंकि बच्चों को एग्जामिन करना बहुत ज़रूरी होता है, और टेली कंसल्टेशन में कई बार आप बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मिस कर जाते हो। प्लस जितना टाइम टेली कंसल्टेशंस कंज्यूम करती हैं डॉक्टर का, उतना रेगुलर कंसल्टेशंस नहीं करती। हुँ, हुँ। तो डॉक्टर को टेली कंसल्टेशन फिक्स करने में भी टाइम लगता है, फिर उसके बाद नेक्स्ट टेली कंसल्टेशन फिक्स करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, और पेरेंट्स को ये लगता है कि हमारे को तो टाइम कुछ मिला ही नहीं, ही जस्ट टुक 1 minute टू आंसर आवर कॉल। बट एक्चुअली डॉक्टर को बहुत सारी चीज़ें इंश्योर करनी पड़ती हैं टेली कंसल्टेशन में, कि कोई ऐसी डेंजर सिग्नल वाली बात ना हो जिसको हम मिस कर जाएं, और फिर बाद में बच्चा ज़्यादा सिक हो जाए। So I'll say कि teleconsultation should be avoided as far as possible. Should be actual visits should be done. तो आपने बहुत सारे आंसर्स दिए पेरेंट्स के लिए। अब एक बच्चों के लिए, जो आपकी एडवाइसेज़ बच्चों को सुननी चाहिए। आजकल बच्चे खाना नहीं खा रहे हैं। चिप्स हो गए, प्रोसेस्ड फूड्स हो गए, इंस्टेंट नूडल्स हो गई हैं। तो वो आप एक बच्चों को समझा दीजिए। बच्चे तो वही करते हैं जो उनको पेरेंट्स ने करने दिया है। तो मैं पहले बता रहा था आपको, जैसे जो वीनिंग डाइट है उसके बारे में। तो वीनिंग डाइट में अगर हम वीनिंग प्रॉपरली नहीं कर रहे हैं तभी बच्चे फूड फसी होते हैं। तो 6 मंथ्स के बाद जो हम बच्चों को डाइट दे रहे हैं, अगर उस टाइम पे हम उन्हें वही सब चीज़ें खिलाएं जो हम चाहते हैं वो फ्यूचर में खाएं, तो वो शायद फूड फसी नहीं होंगे। और आई विल से कि बिग नो शुड बी देयर फ्रॉम पेरेंट्स साइड, एंड चिल्ड्रन शुड फॉलो देयर पेरेंट्स कमांड्स। ओके। तो कोई आपकी स्पेशल एडवाइस पेरेंट्स के लिए? पेरेंट्स के लिए यही एडवाइस है कि फॉलो योर पीडियाट्रिशियंस एडवाइस, और ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेनी चाहिए। एज ए न्यूबॉर्न बड़ा खूबसूरत
टाइम होता है जैसे ही आपके घर में कोई नवजात शिशु आता है, और उस टाइम पे पेरेंट्स बहुत वरीड होते हैं, उनके दिमाग में इतने सारे क्वेश्चंस होते हैं कि कहीं हम कुछ गलत ना कर बैठे हैं, सही तो कर रहे हैं। प्लस ये चैट जीपीटी एंड गूगल के टाइम पे उनको बहुत कन्फ्यूजन्स भी अराइज होते हैं। तो ऐसे में जस्ट कंसल्ट योर पीडियाट्रिशियन। और इनिशियली तो आपके विजिट्स होते ही हैं, वैक्सीनेशंस के भी विजिट्स होते हैं, और just follow the advice, and whenever asked to come they should visit. That's It's all. about balancing everything, Absolutely. be it pediatrician advice, be it your elders advice, be it social media advice. So balance करना and identify कि क्या बैलेंस सही करना है. एंड फिर डॉक्टर से पूछ लेना, And कंफर्म कर लेना कि क्या सही ultimately है। that pyramid goes to you. यस, एब्सोल्युटली। Okay, so thank you so much. It was really a knowledgeable session. सेम है। Thank you so much for your time. Thank you so much for watching this episode. अगर आप न्यू सब्सक्राइबर हैं तो वेलकम टू आवर शो, एंड आप रेकरिंग हैं, सो थैंक यू फॉर ट्रस्टिंग अस. सो आज का एपिसोड देखकर आप ये तो समझ गए होंगे कि पेरेंटिंग कुछ टफ नहीं होती है, इट्स अबाउट हाउ यू बैलेंस. और बहुत ही इंफॉर्मेटिव सेशन रहा है. थैंक यू सो मच टू आवर डॉक्टर ऑल्सो, and stay tuned and watch for more episodes. Thank you.